से 90 तक की स्पेकुलेटिव बबल। अपने आप को लॉसेस से बचाने के लिए पब्लिक को फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर या फिर उन प्रोफेशनल का सहारा लेना पड़ता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों या इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। तो अभी तक तो हमने पब्लिक या क्राउड की मैडनेस समझी, अब बारी आ गई है उससे भी बड़े मैडनेस को समझने की, जो है इन बड़ी कंपनियों या इंस्टीट्यूशंस की मैडनेस। द सोरिंग 60s, द न्यू एरा। उस वक्त ग्रोथ नामक इस शब्द ने बहुत ही जादुई काम किया। दरअसल इन्वेस्टर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी नए नए इश्यूज मार्केट में लाने लगी। 1959 से लेकर 1962 तक ये एक ऐसा दौर था जब इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी इतने नए इशू मार्केट में नहीं आए थे। इसे ट्रॉनिक बूम का नाम भी दिया गया, क्योंकि जो कंपनियां अपने स्टॉक ऑफर कर रही थीं, उनके नाम में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द जरूर आता था, फिर चाहे कंपनी के प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक हो या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि एक अमेरिकन म्यूजिक गिल्ड नाम की कंपनी जो डोर टू डोर जाकर फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बेचती थी, उसने अपना नाम पब्लिक में जाने से पहले स्पेस टोन रख लिया था। आप सोच रहे होंगे कि SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कुछ क्यों नहीं किया? क्या वो उन कंपनियों को सजा नहीं दे सकती थी जिन्होंने फ्रॉड और मिसलीडिंग स्टेटमेंट देकर अपने शेयर इशू किए? दरअसल जब तक कंपनी अपना प्रॉस्पेक्ट एडिक्वेट तरीके से बनाती है, तब तक SEC कुछ नहीं कर सकती। जैसे सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लिखने के बावजूद भी लोग उसका कंजम्पशन करते ही हैं, वैसे ही SEC की ये वार्निंग देने के बाद भी कि ये स्टॉक आपकी वेल्थ को कम कर सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करने से रोक नहीं सकती। जितने भी बायर्स थे वो इस बात से काफी कन्विंस हो चुके थे कि आगे जाकर इन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा ही, जिसके चलते अंडरराइटर्स को इस बात की ज्यादा टेंशन थी कि किसको कितने शेयर्स अलॉट किए जाएं। SEC किसी को रोक तो नहीं पाई, लेकिन उसने बहुत सारे फ्रॉडुलेंट और मार्केट मैनिपुलेशन के एविडेंस को अनकवर किया। उसमें यह पाया गया कि उस समय के हॉट इश्यूज को फर्म के इनसाइडर जैसे पार्टनर, रिलेटिव्स, ऑफिसर और दूसरे सिक्योरिटी डीलर को एलोकेट किए गए थे, और फिर एंड में ट्रॉनिक बूम सन 1962 में कोलैप्स कर गया। तालमेल से एनर्जी मिलती है। फाइनेंशियल मार्केट की ये एक सबसे अच्छी बात है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो उसे प्रोड्यूस भी किया जाएगा। अब इन्वेस्टर्स ये चाहने लगे थे कि अर्निंग पर शेयर से एक्सपेक्टेड ग्रोथ होती रहे। 1960 के मिड में क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ने ये डिस्कवर किया कि ग्रोथ का मतलब सिनर्जी होता है, जिसमें 2+2 को 5 करने की क्वालिटी होती है। इसका मेजर पॉइंट ये था कि एक्विजिशन प्रोसेस खुद ही अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में कैपेबल था। ट्रिक बस यही थी कि एक्वायरिंग फर्म में इतनी एबिलिटी थी कि वो हाई मल्टीपल स्टॉक को दूसरी फर्म के लोअर मल्टीपल स्टॉक से स्वैप करा दें। इस मैनिपुलेशन का रिजल्ट यही हुआ कि कॉरपोरेशन को अपनी अर्निंग फुली डाइल्यूटेड बेसिस पर दिखाना था। जनवरी 1968 में कॉन्ग्लोमेरेट के लिए ये म्यूजिक खत्म होने लगा, और फिर जब सेलिंग वेव आई तो कॉन्ग्लोमेरेट के स्टॉक 40% तक नीचे गिर गए। इस स्पेकुलेटिव क्रेज ने 2 फैक्टर्स को रिवील किया। पहला ये कि कॉन्ग्लोमेरेट मॉर्टल है और वो हमेशा के लिए अपने अंपायर को होल्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये कि गवर्नमेंट और अकाउंटिंग प्रोफेशनल मर्जर्स की पेस और पॉसिबल अब्यूजेस को लेकर बहुत ज्यादा ही कंसर्न थे। कुछ म्यूचुअल और पेंशन फंड कॉन्ग्लोमेरेट स्टॉक के लार्ज पार्ट को होल्ड नहीं करते थे, जिससे उनको लॉस का सामना करना पड़ा। बाद में फिर कॉन्ग्लोमेरेट ने अपने अनरिलेटेड और पुअर स्टॉक को शेड करके अपनी एक्विजिशन को बूस्ट करने की कोशिश की। निफ्टी 50 1970 में केवल 4 दर्जन के आसपास ही ऐसी कंपनीज थीं जो प्रीमियर ग्रोथ स्टॉक मानी जाती थी। इन कंपनियों का नाम IBM, A1 प्रोडक्ट, डिज्नी, ज़ेरॉक्स, पोलोराइट और मैकडोनल्ड्स था। इन्हें निफ्टी 50 का भी नाम दिया गया। ये बिग कैपिटलाइजेशन के स्टॉक थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंस्टीट्यूशन इन्हें अच्छी क्वांटिटी में खरीद सकता था।
बिना मार्केट को डिस्टर्ब किए। और क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर को ये लगता था कि स्टॉक को करेक्ट टाइम पर पिक करना इम्पॉसिबल तो नहीं पर डिफिकल्ट जरूर है, इसलिए इन कंपनियों के स्टॉक उस समय के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन थे। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय कुछ समय के लिए आपको थोड़े ज्यादा प्राइस देने पड़े। ये स्टॉक ग्रोवर्स साबित होते हैं, यानी कि एक न एक दिन ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते ही हैं। इसके साथ साथ ये स्टॉक परिवार से मिली विरासत जैसे होते हैं, इन्हें आप सेल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें वन डिसीजन स्टॉक भी कहा जाता है। इन्हें तो बस आप एक बार खरीद कर भूल जाइए। रिस्पेक्टेबल होने के कारण ये स्टॉक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी ऑफर करते थे। लेकिन जैसे हर स्पेकुलेटिव क्रेज का एंड होता है, वैसे ही इसके साथ भी हुआ। अचानक से इन्वेस्टर को इसके प्राइस ज्यादा लगने लगे और उन्होंने अपना सेकंड डिसीजन लेते हुए इसे सेल करने का सोचा, जिसके बाद प्रीमियम ग्रोथ स्टॉक मार्केट में मुंह के बल गिर गया। द रोरिंग 80s एंड रिटर्न ऑफ न्यू इशू। 1983 का फर्स्ट हाफ भी 1960 का ही रेप्लिका था, यानी कि ये भी न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इशू बूम के साथ ही मार्केट में आया था। और इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द का यूज किया गया था। पिछले पूरे दशक में जितने इशू का कम्युलेटिव टोटल था, केवल 1983 के नए इशू उससे कहीं ज्यादा थे। और अब इन्वेस्टर्स के लिए ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक हॉटेस्ट गेम बन चुका था। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक कंपनी जो पर्सनलाइज्ड रोबोट बनाना चाहती थी, उसने अपना नाम एन रोबोट्स रखा। कॉन्सेप्ट्स ने फिर से कब्जा किया। साल 1960 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द के मायने थे, वही अब 1980 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द के बनते जा रहे थे। 1980 में इंडस्ट्री की सबसे सस्टेनेबल कंपनी जेनेंटेक मार्केट में आई, जिसके स्टॉक की कीमत शुरुआती 20 मिनट की ट्रेडिंग में ही ट्रिपल हो गई थी। बायोटेक कंपनी के द्वारा मार्केट में लाए गए न्यू इशू को भूखे इन्वेस्टर्स ने अपने पास रख लिया, क्योंकि उन्हें इस मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा था। बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक की वैल्यूएशन लेवल ऐसी थी कि पहले कभी भी इन गिनतियों को किसी ने सुना तक नहीं था। 1960 में जहां स्पेकुलेटिव ग्रोथ स्टॉक 50 टाइम अर्निंग पर बेचे गए थे, वहीं 1980 में ये स्टॉक 50 टाइम सेल पर बेचे गए, क्योंकि बायोटेक कंपनी की करंट अर्निंग और सेल्स दोनों ही छोटी थी। इसलिए इसके वैल्यूएशन के लिए मेथड को इन्वेंट करना जरूरी बन गया था। और दूसरे इसीलिए वॉल स्ट्रीट के किसी प्रोफेशनल ने प्रोडक्ट एसेट वैल्यूएशन मेथड को रिकमेंड किया, जिसमें 1980 के मिड में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि बायोटेक स्टॉक स्टैंडर्ड ड्रग के मुकाबले कम रिस्की थे, क्योंकि डिक्लाइनिंग रेवेन्यू की वजह से उनके पास कोई पुराने प्रोडक्ट नहीं बचे थे जिन्हें ऑफसेट किया जाए। पॉजिटिव सेल और अर्निंग होना भी एक कमी ही थी, क्योंकि सबको पता था कि आने वाले सालों में इसके गिरने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और वही हुआ भी। 1980 की लेट में बहुत सारे बायोटेक स्टॉक अपनी मार्केट वैल्यू से 3 क्वार्टर तक नीचे गिर गए थे। यहाँ तक कि रियल टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्टर्स को लॉस में जाने से नहीं बचा पाई। जापानीज येन फॉर लैंड एंड स्टॉक। सबसे लार्जेस्ट बूम और बस्ट 20th सेंचुरी में देखा गया, जिसमें जापानीज रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व थे। 1955 से लेकर 1990 तक जापानी रियल एस्टेट की कीमत 75 टाइम बढ़ चुकी थी, यानी कि एक पूरी अमेरिकन प्रॉपर्टी से 5 गुना ज्यादा। उसी तरह स्टॉक की भी कीमत 100 गुना बढ़ती जा रही थी। 1989 के दौर में जापानीज स्टॉक की कीमत $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, जो कि यूएस इक्विटी की 1.5 टाइम थी। और वर्ल्ड की इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन का 45% तक था। उस समय स्टॉक अर्निंग के 60 गुना तक बेचे जा रहे थे, जो कि उसकी बुक वैल्यू का 5 टाइम्स था और डिविडेंड का 200 टाइम्स ज्यादा था। जैसा कि आपको पता है, फाइनेंशियल लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी भी ज्योग्राफिक बाउंड्री नहीं मानती। 1980 के दशक में लास्ट ट्रेडिंग को निक्की इंडेक्स 40,000 की ऊंचाई तक पहुंच गया था। उसके बाद अगस्त के मिड में इंडेक्स में
14,309 तक की गिरावट आई, जिसके ड्रॉप का परसेंटेज 63 था। और फिर इसके कंट्रास्ट में DJIA 95% तक नीचे गिर गया। जैसे कि मार्केट हिस्ट्री से हमें क्लियर है कि इन्वेस्टर की सिक्योरिटी इवैल्यूएशन का स्टाइल सिक्योरिटी के प्राइसिंग में बहुत गहरा असर डालता है। बस इन्वेस्टर्स को हॉट इश्यू चूज करते वक्त थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सारी पब्लिक ऑफरिंग स्टॉक मार्केट में अंडर परफॉर्म करती हैं, और अगर आप नए इश्यू के ट्रेडिंग शुरू करने के तुरंत बाद ही उसे हाई प्राइस पर परचेज करते हैं, तो ये बात तो तय है कि आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बजाय ज्यादा लूज कर सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स को नए इशू में इन्वेस्ट करने से पहले हर स्टॉक को संदेह की नजर से देखना चाहिए।